प्रिय विद्यार्थियों, दहेज प्रथा के बारे में चर्चा करते समय एक सत्र में हमने यह बात की थी कि दहेज प्रथा को समझने के लिए दो अन्य अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। एक स्त्री धन और दूसरा वधू मूल्य। स्त्री धन की चर्चा हमने की, अब वधू मूल्य से हम अपनी बात आरंभ करते हैं। वधू मूल्य की परंपरा का उल्लेख करना भी उचित होगा। हिंदू समाज में कुछ समुदाय ऐसे रहे हैं जहां दहेज के स्थान पर वधू मूल्य की परंपरा थी। ऐसे समुदायों में लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को एक निश्चित राशि देते थे। फिर आपको याद दिला दूं, लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों को एक निश्चित राशि देते थे। यह परिपाटी वधू मूल्य के नाम से जानी जाती थी। ऐसे समुदाय जिनमें वधू मूल्य देने की परंपरा थी, वे संख्या में बहुत ही कम या नगण्य थे। दक्षिणी भारत की कुछ जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। वधू मूल्य का उद्देश्य लड़की के परिवार को या की क्षतिपूर्ति करना था, जो लड़की के परिवार से जाने पर उन्हें उठाना पड़ता था। दहेज की तुलना में वधू मूल्य की राशि बहुत कम होती थी। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि सामान्यतया आपने और हमने यह देखा, सोचा और समझा कि विवाह के समय लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों को देते हैं। दहेज देते हैं या कुछ भी आप नाम दे दें, वो देते हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे समुदाय भी समाज में रहे हैं जिसमें यह परंपरा ठीक विपरीत रूप में दृष्टिगत होती थी। यानी उसमें जिस परिवार से लड़की ली जाती थी, वधू ली जाती थी, उस परिवार को लड़के के परिवार वाले दहेज तो मैं नहीं कहूँगा, या आप कानून के रूप से कह भी सकते हैं, वे उपहार देते थे या नगद राशि देते थे या भेंट देते थे। आपको फिर थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब हम दहेज के अर्थ की बात कर रहे थे तो हमने यह कहा कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष देता है, दूसरा पक्ष लेता है। यह चर्चा उस संदर्भ को पूरा कर रही है कि दहेज में यह भी संभव है कि लड़की वाला लड़के वाले को दे या लड़के वाला वधू मूल्य के रूप में लड़की वाले को दे। इन दोनों ही बातों को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया है और एक ही कानून के द्वारा इन दोनों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। आप यह कहेंगे कि इस बात की चर्चा व्यापक रूप से आपको दृष्टिगत नहीं हुई, नहीं होगी, क्योंकि ऐसे समुदाय संख्या में बहुत कम रहे हैं जहाँ की वधू मूल्य की परंपरा थी। अब वधू मूल्य क्यों देते थे या लेते थे? परंपरागत जो समाज थे, पिछड़े हुए समाज जो थे, उनका जो व्यवसाय होता था परंपरागत, उसको परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ करते थे, चाहे कृषि हो चाहे और कोई चीज़ हो। तो लड़की आर्थिक रूप से कमाई की भागीदार थी, वह धन के उपार्जन में परिवार की मददगार थी और उसके जाने से परिवार को उसकी अनुपस्थिति या उसके सहयोग के अभाव से उनको क्षति उठानी होगी और इस क्षति की पूर्ति के प्रतीक के रूप में
मैं फिर कहूँगा, प्रतीक के रूप में वे वधु मूल्य चुकाते थे उस परिवार को जहाँ से लड़की लेते थे। दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया में कई जातियों में यह परंपरा थी। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेसर श्रीनिवास ने एक स्टडी की ओकलिंगा, जिसकी चर्चा संस्कृतिकरण के संदर्भ में की जाती है, उसका उदाहरण देके आपको बात स्पष्ट करूंगा। कहना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि लड़के या लड़की दोनों के परिवार वाले अगर कानून के दायरे में जो परिभाषा दी हुई है उसके विपरीत आचरण करते हैं तो वे दंड के भागीदार होंगे। पर एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि वधु मूल्य की जो राशि है वह दहेज की तुलना में नगण्य थी, बहुत कम थी। दहेज का जो क्वांटम है, मात्रा है, आज नहीं पहले भी, और वधु मूल्य की जो मात्रा थी, क्वांटम था, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने ओकालिगाओ, दक्षिणी भारत की एक जाति के संदर्भ में कहा है कि वे वधु मूल्य के रूप में केवल 20 रुपये लेते थे। लेकिन मैं आपसे कह रहा था प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, 20 रुपये लेते थे। वे यह भी लिखते हैं कि 1940 तक वधु मूल्य का मूल्य कीमत 100 रुपये और 300 रुपये के बीच ही देखी गई है। दहेज प्रथा के व्यापक प्रचलन के दौर में यह देखने को मिला कि जिन समुदायों में वधु मूल्य का प्रचलन था उनमें भी वधु मूल्य की परंपरा का स्थान दहेज प्रथा ने ले लिया। 1947 में महिलाओं की परिस्थिति पर बनी समिति ने यह इंगित किया था कि वधु मूल्य से दहेज की दिशा में परिवर्तन परिवार या समूह के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास है। दहेज प्रथा उच्च वर्ग से संबंधित थी। वधु मूल्य कंपैरेटिवली सापेक्षिक रूप से निचले समुदाय से संबंधित थी। श्रीनिवास के विचार में निम्न जातियों में वधु मूल्य से दहेज की ओर का कदम बढ़ाना निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के बराबर होने की चेष्टा के परिणाम है। दहेज के साथ ही इस परिपाटी को भी अवैधानिक करार कर दिया गया। 2-3 बातें इस चर्चा में मैं सम्मिलित करना चाहूँगा। एक तो यह कि दहेज और वधु मूल्य दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। तरीके के रूप में, परिपाटी के रूप में आप इक्वेट कर सकते हैं, किंतु जो क्वांटम में मात्रा है उसके सामने ये दोनों समतुल्य नहीं है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री, उन्होंने एक जाति का अध्ययन किया, दक्षिणी भारत की जाति। आप देखें, उन्होंने लिखा है कि उसमें वधु मूल्य था और वधु मूल्य केवल 20 रुपये था। यह सिंबॉलिक था, एक प्रतीक था, जिसमें कि यह माना गया कि उनकी नुकसान की पूर्ति हमने की। समय के साथ साथ ये बढ़ने के साथ साथ ये 100 रुपये से 300 रुपये की बात श्रीनिवास करते हैं। मुझे ऐसे उदाहरण अवश्य पता है जिनमें वधु मूल्य की मात्रा हजारों में रही है, किंतु दहेज की तरह लाखों या करोड़ों में कहीं पर भी दृष्टिगत नहीं हुई है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि जब कानून बना तब वधु मूल्य की परंपरा चाहे सीमित तबकों में थी, पर थी। जब समाज का विकास होता गया और निचले तबके के लोग, नीची जाति के लोग उच्च जातियों के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि उच्च जातियों में तो रिवाज यह है कि लड़के वाले को देते हैं और लड़के वाले ही
प्राप्त करते हैं, वहाँ पर वधू मूल्य जैसी कोई बात नहीं थी। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने भी उनकी परंपरा को अपना लिया, क्योंकि वह बहुत व्यापक स्तर पर स्वीकृत थी, और जहाँ पर दहेज प्रथा थी वे समुदाय तुलनात्मक रूप से सामाजिक परिस्थिति में इससे ऊंचे थे। तो इन्होंने सोचा कि हम भी इस परंपरा को अपनाएंगे तो हमारा भी स्थान जातीय संस्तरण में ऊंचा हो जाएगा। इसी संदर्भ में मैंने आपको दो बातें कही। 1947 में स्टेटस ऑफ वुमेन पर एक कमेटी बनी, एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में साफ ये कहा गया कि वधू मूल्य का स्थान जो दहेज ने लिया, इसका मूल कारण यह था कि ऐसे परिवार या ऐसी जातियाँ जातीय संस्तरण में अपना स्थान दूसरी जातियों के बराबर लाना चाहती थी, समकक्ष करना चाहती थी। और यही बात प्रोफेसर श्रीनिवास ने कही, एक दूसरे शब्दों को माध्यम बनाकर। आपको याद होगा संस्कृतिकरण में श्रीनिवास ने यह कहा कि निम्न जातियाँ अपने से उच्च जातियों की जीवन शैली, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं आदि का अनुसरण करती है संस्कृतिकरण में, और अपना स्थान ऊंचा उठाती है। वही बात का संदर्भ श्रीनिवास यहाँ देते हैं और यह कहते हैं कि यह संस्कृतिकरण की चेष्टा का परिणाम है। यह इस कारण हुआ क्योंकि संस्कृति के दौरान जातियों ने वधू मूल्य की परंपरा को छोड़ा और दहेज की परंपरा को अपनाया। आज की स्थिति यह है कि चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे वधू मूल्य की प्रथा हो, यह दोनों कानूनी रूप से अपराध है। इस चर्चा के बाद ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि दहेज का वास्तविक अर्थ क्या है और दहेज किस अर्थ में भिन्न है वधू मूल्य से, स्त्री धन से, और इसको समझने के लिए वैधानिक दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। अब हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। दहेज प्रथा के प्रचलन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन दोनों में ही दहेज प्रथा के प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। अथर्ववेद में यह उल्लेख अवश्य मिलता है कि राजघराने की वधुएं, वाइव्स, लड़कियां विवाह के समय अपने साथ अपने पियर से 100 गायें तक लेकर आती थी। अथर्ववेद में ही एक दृष्टांत ऐसा है जिसमें एक राजा को श्राप दिया गया है कि उसकी पत्नी उसके लिए कोई दहेज लेकर नहीं आएगी। इसी तरह आप और दृष्टांतों को देखें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि द्रौपदी, सीता, सुभद्रा, उत्तरा सभी को विवाह के समय माता पिता द्वारा मूल्यवान उपहार दिए गए थे। जातक कथाओं में भी इस बात का उल्लेख मिलता है और विशेषकर तुलसीदास के रामचरितमानस में इस बात के संकेत मिलते हैं कि विवाह के समय मूल्यवान उपहार वर को दिए जाते थे। एक ये धारणा हमारे मन में हो सकती है कि दहेज की प्रथा का प्रचलन तो भारतीय संस्कृति के आरंभ से ही रहा है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो कि सबसे प्राचीन समय था भारतीय संस्कृति का, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि दहेज प्रथा प्रचलन में थी।
विवाह के समय भेंट देना, बहुमूल्य चीज़ें देना, यह एक अपवाद के रूप में उदाहरण रहे हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सामान्य रूप से यह परिपाटी प्रचलित नहीं थी। मैंने कुछ राजघरानों के नाम और उनकी परिवारों से उदाहरण दिए हैं। तो राजघरानों की जो लड़कियां थी, उनको विवाह के समय जो भेंट दी जाती थी, उसको यहाँ पर दहेज के समकक्ष रखने का प्रयास किया गया है। दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक बात तो यह कि ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं, ये ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में है। मेरे कहने का मतलब ये कि दहेज प्रथा एक परिपाटी के रूप में, परंपरा के रूप में व्यापक स्तर पर प्रचलित नहीं थी। दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये जो उपहार लड़की को दिए जाते थे, इसको आप दहेज नहीं माने, यह कन्यादान का एक हिस्सा है। कन्यादान की जो परंपरा हमारे यहाँ रही है, जिसको कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, उसमें कन्या का दान करते समय कन्यादान के साथ उसे उपहार दिए जाते थे। वह प्रतीकात्मक भी होते थे और जो राजघराने के लोग थे, जो बहुत समर्थशाली थे, वे बहुत अधिक भी दे सकते थे। अदरवाइज़ इसका महत्व केवल प्रतीकात्मक था, इसका वह संदर्भ और अर्थ नहीं था जो आज के समय में है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उस समय विवाह के अवसर पर वर को जो उपहार दिए जाते थे, वे स्नेहवश कन्यादान संस्कार के एक भाग के रूप में दिए जाते थे और उनका स्वरूप दहेज प्रथा से भिन्न था। ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में बहुमूल्य उपहार देने की परंपरा केवल राजघरानों या कुलीन घरानों तक सीमित थी। मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था कि इस स्थिति को वर्तमान समय के दहेज से तुलना करना ठीक नहीं है। दोनों को समकक्ष नहीं रख सकते हैं। व्यापक रूप से देखें तो इसका अर्थ केवल प्रतीकात्मक था, और दूसरे अर्थ में आप देखें तो यह परिपाटी केवल राजघरानों तक या बहुत ही कुलीन परिवारों तक सीमित थी। इस कारण हम सामान्यतया यह कह सकते हैं कि वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा जैसी कोई परंपरा का प्रचलन नहीं था। मध्य उत्तर वैदिक काल के बाद हम मध्ययुगीन काल में आते हैं, मेडाइवल एज में आते हैं। मध्य युगीन भारत में दहेज को लेकर थोड़ी भिन्न स्थिति दृष्टिगत होती है। स्लाइड चेंज देखने को मिलेगा। क्या इस समय में अपरिपक्व अवस्था में, प्री प्यूबर्टी पीरियड, यौवन अवस्था के आरंभ होने के पूर्व में विवाह का प्रचलन आरंभ हो चुका था। परिणाम स्वरूप लड़की के माता पिता कम उम्र में लड़की के विवाह के लिए आतुर रहने लगे। ऐसी स्थिति में वर के पिता की मांगों को पूरी करने को भी वे तैयार रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध काल में दहेज प्रथा का प्रचलन था और मुस्लिम काल में भी दहेज प्रथा के दृष्टांत देखने को मिलते हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि मध्ययुगीन भारत में, मैं आगे आपसे बात करूँगा, 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास आकर दहेज प्रथा ने बहुत जोर पकड़ा। पर मेडाइवल एज में दहेज प्रथा का आरंभ क्यों हुआ, चाहे सूक्ष्म रूप में हुआ हो, चाहे व्यापक स्तर पर नहीं हो, इसका मूल कारण यह था कि मेडाइवल पीरियड में आकर विवाह की उम्र घटने लगी थी। एक चर्चा मैंने आपसे की थी बाल विवाह के बारे में। विवाह की उम्र मध्ययुगीन भारत में
लगातार घट रही थी और यह सर्वमान्य था कि लड़कियों का विवाह प्री प्यूबर्टी पीरियड, अपरिपक्व अवस्था शायद ज़्यादा उपयुक्त शब्द नहीं है, यौवन अवस्था के आरंभ होने के पूर्व कर देना चाहिए। इस परंपरा के कारण लड़की के माता पिता पर यह दबाव बनने लगा कि वे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करें। जब माता पिताओं में यह आतुरता आई कि लड़के से विवाह करें, कोई एक दो माता पिता में नहीं आई, व्यापक स्तर पर आई, तो वे इस बात का प्रयास करना लगे कि हमको जल्दी से लड़का मिल जाए, हम जल्दी से शादी कर दें। मांगने वाले कई, विवाह करने वाले कई, तो वे लड़के वालों को बहुमूल्य उपहार देने लगे। अगर उन्होंने कुछ मांग की तो उस मांग को स्वीकार करने लगे और स्वीकार करके इस बात का प्रयास करने लगे कि उनकी बच्ची की शादी जल्दी हो जाए। तो कहते हैं कि मध्य युगीन में भारत में जो दहेज की प्रथा शुरू हुई, इसका एक कारण शायद यही रहा है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि बौद्ध काल में आपको दृष्टांत मिलेंगे जहाँ दहेज प्रथा थी, और मुस्लिम काल में भी दहेज प्रथा का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि संत तुकाराम ने अपनी पुत्रियों के विवाह में गांव वालों की मदद से दहेज की व्यवस्था की थी। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से आप देखें। चैतन्य महाप्रभु के ससुर अपनी कन्या का विवाह उनसे करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि मध्य वर्गीय परिवारों में दिए जाने वाले दहेज की व्यवस्था करने में वे असमर्थ थे। मध्य युगीन भारत में विशेष रूप से राजपूताना में दहेज का प्रचलन बहुत बढ़ चुका था। राजस्थान आज का, जिसको राजपूताना कहते थे, राजा महाराजाओं ने व्यापक रूप से दहेज लेना और देना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार ये माना जाता है कि 13वीं या 14वीं शताब्दी में दहेज की परिपाटी स्थापित हो चुकी थी। मैंने आपको दो बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिए हैं। संत तुकाराम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम, उनको अपनी लड़कियों का विवाह करना था, वे दहेज जुटाने में असमर्थ थे। गांव वालों की मदद से उन्होंने दहेज जुटा कर दिया। चैतन्य महाप्रभु, वे उनकी शादी के समय उनके ससुर जो थे, वे अपनी कन्या का विवाह उनसे कर सकें, इस प्रपोजल को देने में संकोच का अनुभव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए नहीं था। देखिए, फिर आपको याद दिला दूं कि यह वह समय था जब दहेज का प्रतीकात्मक स्वरूप अधिक था, क्वांटम सार्थक रूप से नहीं बढ़ा था। किंतु इसके बावजूद भी ऐसे उदाहरण हमको अवश्य मिलते हैं जबकि दहेज का प्रचलन था, चाहे क्वांटम कम हो। और दो इतने बड़े नाम मैंने आपको इसलिए बताए कि यह बात स्पष्ट हो जाए कि इसका प्रचलन लगभग आरंभ हो चुका था। सबसे अधिक व्यापक स्तर पर इसका प्रचलन मध्य युगीन भारत में राजपूताना में हुआ, जहाँ राजा महाराजा राज करते थे। अकूत दौलत उनके पास थी, संपत्ति का खजानात भंडार भरे पड़े थे। उन्होंने अपने लड़कियों की शादी में दहेज के रूप में अनाप शनाप उपहार भेंट देना शुरू किया और व्यापक रूप से दहेज की मात्रा, क्वांटम बढ़ने लगा। संत तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु, ये तो बात मैंने केवल आपके सामने उदाहरण के तौर पे रखी, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि मध्य युगीन भारत में दहेज का प्रचलन आरंभ हो चुका था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी
कि मध्ययुगीन भारत में राजाओं का वर्चस्व बढ़ा, विशेषकर राजपूताना में अलग अलग कई रियासतें थी जहाँ राजा राज्य करते थे। वे अपने राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने में, अपनी दौलत को बढ़ाने में पारस्परिक युद्ध करते थे, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते थे, धनार्जन करते थे। अकूत खजाना उनके पास होता था, दौलत का भंडार होता था। एक अपनी शान, परंपरा और अपनी हैसियत को दर्शाने के लिए उन्होंने यह परंपरा आरंभ की कि लड़कियों को अधिक से अधिक उपहार दिया जाए, मूल्यवान वस्तुएं दी जाए और ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि दूसरे लोग देखें और उनका उदाहरण दें। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राजघरानों में इस बात में होड़ होने लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन कितना देगा। दहेज एक ऐसा सिंबल बन गया जिससे उस परिवार की हैसियत का निर्धारण होता था और उसकी परिस्थिति निर्धारित होती थी। जब राजघरानों में यह परंपरा आई और राजा महाराजाओं के कारण इसका व्यापक स्तर पर प्रचलन आरंभ हुआ तो इसका प्रभाव कुलीन घरानों पर भी पड़ा। ऐसे परिवार जो कि राजघरानों से जुड़े हुए थे, जो अन्यथा कुलीन परिवार थे, उन्होंने राजघरानों की नकल में अपने यहाँ भी दहेज प्रथा को आरंभ किया। यह बिल्कुल संभव नहीं था कि वे दहेज की क्वांटम या मात्रा को उस सीमा तक बढ़ाते जितनी राजा महाराजाओं की सीमा थी, किंतु इन्होंने भी सार्थक रूप से इसको बढ़ाया। यह प्रतिस्पर्धा जो मध्ययुगीन भारत में आरंभ हुई, दहेज के क्वांटम को बढ़ाने की और उसके माध्यम से अपनी हैसियत दिखाने की, यह परंपरा निरंतर बढ़ती गई और आगे आकर जब मैं ब्रिटिश काल की बात आपसे करूँगा और उसके आगे की बात, तो आपको स्पष्ट होगा कि यह परिपाटी इसी भावना के कारण और तेज़ी से व्यापक हुई और इसकी मात्रा और अधिक बढ़ी।